A very good morning to all of you. I hope you all are doing well. जो हमने कल फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स का जो लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम के बारे में आई होप आप लोगों ने कल रीड कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने उसको रीड कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आज आप उसको रीड कर लेना, क्योंकि फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट लॉ, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसने हमें ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। वो चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट में है, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन में है, जब तक हम उसको बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी स्टेट को नहीं छोड़ेगा, वो अपनी स्टेट को नहीं छोड़ेगा। उसकी कल हमने कुछ एप्लीकेशंस भी की थी। फिर न्यूटन ने हमें एक और लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। उसमें क्या था, उन्होंने ये बोला था कि जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले हम इसको लिखते हैं फिर इसका मतलब समझते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था? फोर्स इज डायरेक्टली proportional to rate of change of momentum। उन्होंने बोला था कि जो फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कल हमने मोमेंटम वर्ड किया था। मोमेंटम क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी। कल हमने किया था मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी। कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लाइक वो कहते हैं फोर्स है, हमने फोर्स को लिख लिया, फोर्स को हमने एफ से ही रिप्रेजेंट किया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? बेटा मैंने उस दिन भी बताया था, जहां पे भी रेट की बात करते हैं तो उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? टाइम के साथ। उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कल हमने मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया था? पी के साथ किया था। वही लिख लिया कि उन्होंने जो हमें बोला, मैंने उसको मैथमेटिक फॉर्म में लिख दिया कि जो फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब ध्यान से देखो, अगर ये पी कल हमने करा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सिमिलरली फोर्स भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसके ऊपर। अब जब भी आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे अगर कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हो, उसको हमने क्या करना होता है? खत्म करना होता है। उसको हमने क्या करना होता है? खत्म करना होता है। तो मैं जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाऊंगी, इक्वल टू इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जब भी मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन को खत्म करना है तो वहां पे मैं एक कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वहां पे आप लोगों ने कोई भी कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस करवाना है। मैंने यहाँ पे के को इंट्रोड्यूस करवा दिया, विच इज डीपी बाय dt के बराबर होता है। डीपी बाय dt के बराबर। अब जो k है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मैं इसको 1 लिख सकती हूँ। तो फोर्स किसके बराबर आ गया? dp बाय dt। डी बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? चेंज को। चेंज हो रही है, कोई भी चीज क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लिख दिया। अब मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम लिख दिया। कल मैंने मोमेंटम की जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, m इंटू वी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ m इंटू वी अपॉन टाइम, ये लिख सकती हूँ। p की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, m इंटू वी बाई टी। अब यहाँ पे देखो जो v बाई टी है, v बाई टी दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता था बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर करा था। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, एम ए के बराबर आ जाएगी। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। देखो न्यूटन के सेकंड लॉ में था कि जो फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम अप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। वही जो चीज इन्होंने लिखी थी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दी। जब भी हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं हमारे पास अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको हमने रिमूव करना होता है, वहां पे मैंने इक्वल टू का साइन लगा के एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करी। अगर वो कांस्टेंट है तो मैंने उसकी वैल्यू 1 ले ली। डी बाई डी टी किसके बराबर आता है, चेंज के बराबर। ये छोटे से चेंज के लिए होता है, डी बाई डी स्मॉल चेंज के लिए होता है, दैट इज फॉर स्मॉल चेंज। ये स्मॉल चेंज के लिए होता है। तो मैंने एक बार इसको छोड़ दिया, अकेला मेरे पास क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू पी बाई टी बन गया। P की वैल्यू क्या थी, m इंटू वी। मैंने P की वैल्यू पुट की है m इंटू वी अपॉन टी। और मेरे को ये पता है v बाई टी वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन के बराबर आता है। तो फोर्स किसके बराबर आ गया, m इंटू ए के बराबर आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोर्स होती है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो यहां से हमने ये कैलकुलेट किया, फोर्स किसके बराबर आती है, एम ए। मास के क्या यूनिट होते हैं बेटा, केजी। एक्सेलरेशन के हमने किए थे मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स के कितने यूनिट बन गए, फोर्स के क्या यूनिट बन गए, केजी मीटर पर सेकेंड। हम बारी बारी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बोलने की बजाय हमने जैसे उस दिन फर्स्ट लेक्चर में ही करा था, तो ये किसके बराबर होती है बेटा, न्यूटन। इसको किसके बराबर लिखते हो, न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर आएगा, 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है। अब देखो ये तो बेटा इसके एसआई यूनिट है। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट्स की बात करूं, सीजीएस होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम्स, यहाँ पे ये सेकंड। अगर इस सिस्टम के अंदर मैं कैलकुलेट करूं तो जो फोर्स होती है वो किस में मेजर की जाती है बेटा, डाइन में। किस में मेजर की जाती है, डाइन में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर मैं एसआई यूनिट की बात कर रही हूँ तो इसके एसआई यूनिट क्या होंगे, न्यूटन होंगे। अगर मैं सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर रही हूँ तो इसके यूनिट होंगे डाइन। अब हमें पता है अगर मैंने मीटर टू सेंटीमीटर जाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैंने 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100। सिमिलरली अगर मैंने 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी। तो 1 न्यूटन, कीप इन माइंड 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये कैसे आया ये आप देख सकते हो। जैसे 1 न्यूटन मैंने किया था, 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करना है, केजी और यहाँ पे सेंटीमीटर था, सॉरी ग्राम्स था। अगर मैं करूंगी तो 1000 ग्राम्स और उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। सेंटीमीटर में करूंगी तो 10 पावर 2 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 रेज टू पावर 5 डाइन के बराबर आ गया। 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 10 रेज टू पावर। डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे आप लोगों ने तो ऑब्जेक्टिव करना है तो आप लोगों के लिए डेरिवेशंस तो इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट न्यूटन होते हैं, सीजीएस में डाइन होते हैं। अगर मैं न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करती हूँ या न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकालती हूँ तो 1 न्यूटन किसके बराबर आता है, 10 रेज टू पावर 5 डाइन्स के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 10 रेज टू पावर 5 डाइन के बराबर आता है।
अगर मैं अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं, न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस की बात करूं, अगर मैं इसकी एप्लीकेशंस की बात करूं तो ये कहां पे वैलिड होता है? अगर मैं न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करूं तो ये कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है? देखो, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप लोगों ने अपनी लाइफ में क्रिकेट तो सब नहीं देखा होगा, सब के सब बच्चों ने क्रिकेट को तो देखा ही होता है। जब भी क्रिकेटर मतलब बॉल को हिट करता है, बॉलर जैसे बॉलर ने बॉल को किया और क्रिकेटर ने बॉल को हिट कर दिया, आगे से फील्डर्स खड़े होते हैं जो फील्डिंग करते हैं, वो बॉल को कैच करते हैं। लाइक बॉल को जब भी कैच करते हैं, जब भी बॉल कैच करते हैं तो उनके हैंड्स लाइक दिस होते हैं, ऐसे नीचे की तरफ पीछे जाते हैं। उनके जो हाथ होते हैं हमेशा बैकवर्ड ऐसे नीचे की तरफ हो जाते हैं। जब भी वो अपने हाथ नीचे की तरफ करते हैं तो वो करते क्या है उस टाइम पे, वो लोग करते क्या है? जब भी एक फील्डर अपना मतलब बॉल को कैच करेगा, वो अपने हमेशा हाथ नीचे की तरफ करता है, सीधा ऐसे बॉल को कैच नहीं करता, इससे कैच करता है। क्यों? अब ध्यान से देखना, इसमें होता क्या है इसको मतलब यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ आएगा, बट यहाँ पे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक टर्म होनी चाहिए, इम्पल्स। इम्पल्स, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है। फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है। तो जब भी क्रिकेटर जो बॉलर मतलब फील्डर होता है, लाइक वो अपना हाथ पीछे करता है, तो वो क्या करता है? बॉल को कैच करने का टाइम क्या करता है? बढ़ा लेता है। जब भी टाइम बढ़ गया, जब भी टाइम बढ़ गया, कल भी हमने पढ़ा था, जैसे ये फोर्स वाला फॉर्मूला किया, इम्पल्स किसके बराबर होगी? फोर्स इंटू टाइम के बराबर। अगर इम्पल्स मेरे पास कांस्टेंट है, मान लो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो फोर्स और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब फील्डर ने क्या किया? उसको कैच करते हुए टाइम को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जब उसने टाइम को बढ़ा दिया तो फोर्स बेटा क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब उसने बॉल को कैच करते हुए टाइम को बढ़ा दिया, फोर्स कम लगी, तो उसको क्या होगा? हिट करेगा। क्या वो बॉल उस पर्सन को हिट करेगी? नहीं। टाइम बढ़ाने से फोर्स कम लगता है, हिट कम करती है, इसलिए वो क्या करता है? अपना हाथ बढ़ा लेता है। कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फील्डर होता है बॉल को कैच करते टाइम अपने हाथ बैकवर्ड करता है। क्यों? क्योंकि उस केस में वहां पे इंपल्स एक्ट कर रही होती है। इंपल्स कैसे एक्ट करती है? इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। अगर मेरे पास इंपल्स एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, रुकी हुई है, तो फोर्स और टाइम का अगर मैं रिलेशन निकाल लूं, तो जो फोर्स और टाइम होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। टाइम मैंने बढ़ा दिया, बॉल को मैं यहाँ पे भी वो कैच कर सकता था, यहाँ पे टाइम कम लगता, फोर्स ज्यादा लगती और हिट हो जाना था। लेकिन क्या हुआ? उसने अपना हैंड पीछे किया, उसने उस बॉल को आने के लिए टाइम ज्यादा लिया, टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स कम लगी और उस पर्सन को हिट नहीं किया। अब इसकी एक और एग्जांपल है, जब भी हम किसी भी कांच के ग्लास पे, कोई भी ग्लास के ऊपर वो पत्थर या कुछ भी फेंकते हैं तो वो टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है एकदम से। क्यों बेटा? इस पे भी न्यूटन का सेकंड लॉ ही एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने क्या किया? एकदम से हिट किया, वहां पे फोर्स क्या लगी? ज्यादा लगी, टाइम क्या हुआ? कम, तो एकदम से वो क्या हो गया? चूर चूर हो गया। एकदम से वो बेटा क्या हो गया? चूर चूर हो गया। और थर्ड इसका जो है, जब भी आपने लॉन्ग जंप देखी होगी या हाई जंप देखी होगी, जब भी लॉन्ग जंप या हाई जंप देखी होगी, तो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि वो मतलब आने से पहले उनको एक बेड सा प्रोवाइड करते हैं, कुशन सा प्रोवाइड करते हैं। जब भी वो जंप करते हैं तो एकदम से नहीं करते, थोड़ा पीछे से करते हैं, लाइक वो हिट करें। उससे क्या होगा? एक तो उनका टाइम बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो ग्राउंड पे उनको फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो उनकी इंजरी होने के चांसेस क्या होंगे बेटा? कम हो जाएंगे। ये सारा इम्पल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इम्पल्स बेसिकली न्यूटन के सेकंड लॉ के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। क्या आप लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ समझ आया? क्या आप लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ समझ आया? अगर आया तो आप इसको एक बार मतलब लाइक
फोटो क्लिक कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इम्पल्स का फोर्स और टाइम के साथ क्या रिलेशन है। नेक्स्ट वी हैव न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर एक्शन करोगे, वो बदले में आपको क्या देगा? रिएक्शन देगा। अगर हमने किसी चीज के ऊपर कोई एक्शन किया तो वो बदले में हमको क्या देता है? रिएक्शन देता है। इसका क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन। ये क्या होता है? अगर हम कोई चीज को फोर्स लगाते हैं, वो बदले में हमें उतनी ही फोर्स देता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिएक्शन का मतलब होता है लाइक देखो, आप लोग किसी को चांटा लगाते हो तो उसकी आईज एकदम से ब्लिंक करती हैं, तो आपने एक्शन किया, उसने आगे से क्या कर दिया? रिएक्शन, मतलब उसकी आईज बंद हो गई। सिमिलरली जब भी हम बोट पे जाते हैं, जब भी हम बोट के ऊपर जाते हैं तो आपने ये देखा होगा, पहले ये इसको देखते हैं, पहले इसका मैथमेटिक्स करते हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लाइक मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, क्या कर दिया? फोर्स लगाई। सिमिलरली वही ऑब्जेक्ट ने मेरे ऊपर वापस से फोर्स लगाई। बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हुआ बेटा नेगेटिव। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव मींस अगर मैं इसको इस साइड लेके आती हूँ, F1 प्लस F2, दोनों का सम क्या होगा? 0। जितनी मैंने फोर्स लगाई, सिमिलरली उतनी ही उस ऑब्जेक्ट ने मेरे ऊपर वापस से फोर्स लगा दी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दी, तो दोनों का नेट सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों का नेट सम कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर F1 अमाउंट की फोर्स लगा रही हूँ, वही ऑब्जेक्ट मेरे ऊपर F2 अमाउंट की वापस से फोर्स लगा रहा है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? ऑपोजिट हो गई। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ स्टेट करता है कि अगर हम किसी चीज के ऊपर एक्शन लगाते हैं, वो हमें ऑपोजिट रिएक्शन भी उतना ही देता है, बट डायरेक्शन उनकी क्या हो जाती है? ऑपोजिट होती है। अब यहाँ से हमने मैथमेटिक्स किया, यहाँ पे M1 A1 दोनों का ऑब्जेक्ट में भी डिफर कर सकता है, बट एक्सेलरेशन सेम हो सकती है, तो दोनों का रिजल्ट अब ये बाद में पता चलेगा दोनों का मास सेम था या नहीं था। ठीक, इसकी भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो हम रीड करते हैं। एप्लीकेशंस, न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या स्टेट करता था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब देखो, इसकी एग्जांपल में हम सबसे पहले लेते हैं वॉकिंग पर्सन। अब देखना, एक पर्सन है, ग्राउंड पे चल रहा है, वो आगे की तरफ चल रहा है। पर्सन क्या चल रहा है? आगे की तरफ। ये ग्राउंड है, ग्राउंड क्या कर रहा है? ग्राउंड उसको बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है। ग्राउंड क्या कर रहा है? उसको ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से पर्सन इज एबल टू वॉक। क्या हो रहा है कि पर्सन है, ग्राउंड पे चल रहा था, उसने फॉरवर्ड फोर्स लगाई, उसने आगे की तरफ फोर्स लगाई। ग्राउंड ने क्या किया? उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी। ग्राउंड ने उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगा दी, तो इक्वल एंड ऑपोजिट जितनी इसने लगाई, मान लो इसलिए 16 न्यूटन की लगाई, ग्राउंड ने भी 60, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या करता है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जितनी इसने फोर्स लगाई, उतनी ही ग्राउंड ने फोर्स लगा दी। इसकी वजह से ही पर्सन इज एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, या फ्लोर के ऊपर वो चल सकता है। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल आप ले सकते हो, सेलर बोट। आप लोगों ने देखा है, जब भी आप बोटिंग करने जाते हो, कभी आप लोगों ने बोटिंग की होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बोट को पुश करता है,
वो पानी को क्या करता है, पीछे की तरफ करता है, पानी को पीछे की तरफ करता है, वो पानी को पीछे की तरफ करता है और बोट आगे की तरफ जाती है। क्यों? देखो, उन्होंने पानी को पीछे लगाया फोर्स, तो पानी ने बदले में उसको फोर्स दी, जिसकी वजह से उसको पुश मिला और वो आगे की तरफ चलने लग गया। ये भी उसी की एग्जाम्पल है। जब आप लोग स्विमिंग करते हो, सिमिलरली स्विमिंग करते तो हमारे हाथ पानी को ऐसे हटाते हैं, हमारे हाथ पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे करते हैं। अगर मैं यहाँ से अपने हाथों से एक फोर्स लगा रही हूँ, तो पानी मेरे को बदले में एक फोर्स दे रहा है, मेरे को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं क्या हूँ, आगे की तरफ जा रही हूँ। ये सिमिलर वही केस है। सिमिलरली बेटा ये वही केस है, न्यूटन का सेकंड लॉ ही यहीं पे थर्ड लॉ फॉलो होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए क्या होता है बेटा, ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हर चीज के लिए क्या होता है, ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आप इसको देखो। अगर आप लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ में कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को बता सकते हो। चलो जी, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो, सॉल्व द न्यूमेरिकल। द acceleration produced by a force of just wait चलो, produced by force of 12 Newton produced by force of 12 Newton exerted on a object of mass 3 kg। क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। फोर्स कितनी दी हुई है, 12 न्यूटन। एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया हुआ है, 3 kg। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ए। तो अभी हमने एक फॉर्मूला किया था, एफ किसके बराबर होता है बेटा, एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ की वैल्यू 12, मास की वैल्यू 3, ए विल बी 12/3, दैट इज ए का आंसर कितना गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया? क्या आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया? चलो जी, एक नेक्स्ट और एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी ऑफ मास
a body of mass 2 kg is at rest. Okay, the force required to produce a velocity of 2 meter per second in 4 सेकेंड is. अब ये देखो बेटा, इसका कैसे सॉल्व करोगे। उन्होंने बोला क्या है कि एक बॉडी है, उसका मास दिया 2 kg। ओके, मास दिया 2 kg, हमने लिख लिया। इज एट रेस्ट, वो रुका हुआ है, एट रेस्ट पे है, तो u कितना हो गया बेटा, 0 हो गया इस केस में। ठीक, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वेलोसिटी ऑफ, हमको क्या निकालना है, फोर्स रिक्वायर्ड, हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, फोर्स निकालना है। ठीक, प्रोड्यूस अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी प्रोड्यूस करता है, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, इन 4 सेकेंड, टाइम हमको दिया 4 सेकेंड, टाइम कितना दे दिया, 4 सेकेंड। हमने कैलकुलेट करना है बेटा फोर्स को निकालना है। तो फोर्स का भी हमने फॉर्मूला किया था, एम ए के बराबर है, हम निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। हमें एम दिया हुआ है बट हमें ए तो दिया ही नहीं हुआ, बाकी हमें ये चीजें दी हुई हैं। तो हम बेटा क्या करेंगे, हमें सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, फोर्स दिया है, ये दिया है, सीधा निकालो, नहीं। हमें पहले इन्होंने कुछ वैल्यूज दे दी, उससे हम पहले क्या निकालेंगे बेटा, ए निकाल लेंगे। अगर हमारे पास ए कैलकुलेट होके आया, उस इक्वेशन में पुट करेंगे, तभी हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे a निकालेंगे, जो a की वैल्यू आएगी उस फर्स्ट वाली जो हमने इक्वेशन निकाली उसमें पुट करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। v कितना है 2, v कितना है 2, u कितना है 0, a तो हमने निकालना है, t कितना है बेटा 4 सेकेंड। 2 इज इक्वल टू 4a, 2/4 इज इक्वल टू a की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, F इज इक्वल टू एम में, m कितना है बेटा 2, a कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसल, फोर्स कितनी आ गई बेटा 1 न्यूटन की आ गई। आप लोग यहाँ पे ये देखो कि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएंगे, तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे, आपको थोड़े से घुमा के दिए होंगे। जैसे उन्होंने हमें इसमें पूछा तो फोर्स है, बट हमें एक्सेलरेशन ही नहीं दी हुई, वेलोसिटीज दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, जो पिछले चैप्टर में 3 इक्वेशन निकाली थी मोशन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तीनों की तीनों इक्वेशन में से कोई ना कोई एक इक्वेशन यूज होगी। हम तीनों में से कोई भी एक इक्वेशन का यूज करके जो हमने निकालना है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे, देन हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ लगा? क्या आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ लगा? चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, a constant force of 2 newtons acts on a body for 5 seconds to change its velocity, calculate its momentum।
देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो कहते हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स है 2 न्यूटन की। फोर्स कितनी दी हुई है बेटा, 2 न्यूटन की। फोर्स इज 2 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड्स। टाइम हमको दिया है 5 सेकेंड्स का, ठीक है। कैलकुलेट करना है इसका मोमेंटम। अभी हमने मोमेंटम किया था, देखो मोमेंटम किया था मास इनटू वेलोसिटी के बराबर है, पर हमें मास दिया हुआ है, ना मास दिया ना वेलोसिटी दी हुई, ठीक है। हमें दिया है इसके बारे में, हमें क्या दिया, एक तो फोर्स दी, एक टाइम दी है। तो इम्पल्स, इम्पल्स भी तो बेटा मोमेंटम ही तो होती है। इम्पल्स किसके बराबर होती है, मोमेंटम के बराबर होती है। तो यहाँ पे निकालो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू टाइम। अभी हमने किया था, फोर्स कितनी दी हुई है 2, टाइम कितना है 5, तो कितना आ गया 10 न्यूटन सेकेंड। कितना आ गया बेटा आंसर, 10 न्यूटन सेकेंड। कितना आंसर आ गया, 10 न्यूटन सेकेंड। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, find the magnitude of force, find the magnitude of force, find the magnitude of force applied to a block, applied to a block of mass, कितना मास है, of mass 5 kg at rest, at rest, if it moves, if it moves 36 meter in 3 seconds। क्वेश्चन में है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। बेटा यहाँ पे ना ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड होना तो जब भी क्वेश्चन में आपको आया मैग्नीट्यूड वर्ड, क्या है, मैग्नीट्यूड वर्ड आए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जब भी आपको आंसर में नेगेटिव भी आंसर आ रहा है ना, तो आपने उसका पॉजिटिव ही लिखना है, अगर मैग्नीट्यूड वर्ड दिया है तो। अगर नहीं है तो फिर नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। कीप इन माइंड, अगर आपको मैग्नीट्यूड वर्ड दिया है तो अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके आंसर नेगेटिव आ रहा है बट ऑप्शंस में नेगेटिव नहीं है, तो आप उसको पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव वाला होगा वो आंसर करेक्ट माना जाता है। बट मैग्नीट्यूड वर्ड मस्ट होना चाहिए, अगर वो वर्ड नहीं है फिर नेगेटिव का नेगेटिव आंसर आएगा। तो उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात की है। कहते हैं हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, हम फोर्स निकाल देते हैं। अप्लाई टू अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मास कितना दिया हुआ है बेटा 5 kg, ठीक है। हमारे पास तो फॉर्मूला है F = ma, हम निकाल लेते हैं। बट एट रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले रेस्ट पे है, u कितना दिया हुआ है 0। इफ ही इट मूव्स 36 मीटर, मीटर किसके यूनिट होते हैं, डिस्टेंस के। तो हमें क्या दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस दिया हुआ है 36 मीटर इन 3 सेकंड, और टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड्स का। हमने ए निकालना है, तो सबसे पहले हम तीनों इक्वेशन का यूज करके, जो भी तीनों में से एक इक्वेशन चूज होती होगी वो निकालते हैं। v = u + 80 नहीं होगी क्योंकि इसमें v है। s = ut + ½ AT², मे बी ये सही होगी। v² - u² = 2as, नहीं बेटा इसमें भी v चाहिए, v हमें दिया ही नहीं है, तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, उससे a निकालेंगे, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे। s कितना दिया है 36, u0 टाइम 2 3 सेकेंड, 1/2, a तो हमने निकालना है, टाइम दिया है 3, 9 हो गया, 0 9 a/2 4 आ गया।
ए की वैल्यू आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे पुट करो एफ इज इक्वल टू एम कितना आ रहा है 5, ए कितना आ रहा है बेटा 8, 8 5 ज़र कितना होता है तो आंसर कितना आ गया बेटा 40 न्यूटन। फोर्स कितनी आ गई 40 की आ गई। उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई टू अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मास हमें 5 किलो का दिया है, वो रेस्ट पे था, रुका हुआ था, इफ इट मूव्स, अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 सेकंड में, तो हमें ये जो जो गिवन था उसमें से हमने यूज करा। उससे पहले सबसे पहले हमने कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन का यूज करके हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट की। ए की वैल्यू जो आई हमने एफ इज इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन में पुट किया। जब भी हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को न्यूटन के तीनों लॉज अच्छे से समझ लगे होंगे। हमने आज इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, आप लोगों को आई होप वो भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। बस ये ध्यान रखना कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा तो जो जो आप लोगों को गिवन चीजें हैं उसको आपने पहले सबसे पहले सर्कल करना है, लिखना है, फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यूज याद रखनी है, मतलब ऐसे यूनिट याद रखनी है। आप क्या करोगे, इट्स वेरी इजी, अगर आप लोगों को इक्वेशंस याद है, आपको फॉर्मूलाज याद है, तो जस्ट आपने पुट करना है और इसके अंदर निकल जाता है। बहुत सारी चीजें एज इट इज मतलब उसमें ही दी होती है, हमने जस्ट उसको सॉल्व करना है। ये सिंपल मैथ्स के रूल्स हैं, प्लस माइनस ही तो किया, इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि सीधा सीधा आंसर नहीं है, मतलब सीधा सीधा आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी पूछा जाएगा, सो दैट कि आप लोगों का टाइम जाए, पर आप लोगों ने उसको जाने नहीं देना। बस आप क्या करोगे, जो जो गिवन है उसको फटाफट लिख लेना, आंसर निकाल लो, आपका आंसर मोस्टली मैच हो जाएगा न्यूमेरिकल से। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।